नमस्कार। आज हम विज्ञान 2 के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6, प्राणी वर्गीकरण यानी एनिमल क्लासिफिकेशन। हाँ, नमस्कार। और ये महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड की परीक्षा के लिहाज से तो काफी अहम विषय है ही। बिल्कुल। जरा सोचिए एक बार, हमारे आसपास कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं। सही बात है। छोटे छोटे कीड़ों से लेकर वो विशाल व्हेल तक। हाँ, और जमीन पर रेंगने वाली सांप से लेकर आसमान में उड़ने वाले पक्षी तक। एक अनुमान है कि पृथ्वी पर करीब करीब 70 लाख प्रकार के प्राणी हो सकते हैं। 70 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है ना? अब सवाल ये उठता है कि भाई, इतनी बड़ी संख्या का अध्ययन मतलब स्टडी करें तो कैसे करें? यहीं पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन काम आता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमारा मकसद है प्राणियों को जो बांटते हैं उसका आधार क्या है, मतलब वो क्राइटेरिया क्या है, उनको समझना। जो मुख्य समूह हैं, जिन्हें हम विज्ञान की भाषा में संघ या फाइला कहते हैं, और उनके अंदर आने वाले वर्ग या क्लासेस, उनकी खास पहचान क्या है, ये जानना। और हाँ, सबसे जरूरी, परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है, उन पॉइंट्स को भी हाईलाइट करना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस जानकारी के भंडार को खोलना। चलिए। तो प्राणियों को बांटने की ये जो कोशिश है, ये कोई आज की बात तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत पहले से होता आया है। हाँ, मैंने पढ़ा था, वो ग्रीक दार्शनिक थे अरस्तु, उन्होंने भी प्राणियों को उनके रहने की जगह, जैसे पानी में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, ऐसे बांटने की कोशिश की थी। हाँ, की थी। उसे कृत्रिम पद्धति या आर्टिफिशियल सिस्टम कहते थे। मतलब वो बस ऊपर ऊपर की कुछ बातों पर आधारित थी, जैसे कहाँ रहते हैं, पंख है या नहीं। अच्छा। बाद में और भी कई वैज्ञानिक आए, थियोफ्रेस्टस, प्लिनी, जॉन रे, लिनियस, उन्होंने भी योगदान दिया। पर समय के साथ ये आधार बदला होगा, है ना? बिल्कुल। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, वर्गीकरण का आधार ज्यादा वैज्ञानिक होता गया। शुरू में तो बस बाहरी रूप, रंग, आदतें, रहने की जगह देख लेते थे। हाँ। पर फिर वैज्ञानिकों ने कोशिका की बनावट कैसी है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स कैसे हैं, शरीर के अंदर की रासायनिक क्रियाएं कैसी हैं, और सबसे जरूरी क्रम विकास मतलब एवोल्यूशन, कौन सा जीव किससे विकसित हुआ है, इन सब बातों को आधार बनाना शुरू किया। अच्छा, तो एवोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर बन गया। हाँ, बहुत बड़ा। डॉबझांस्की और मेयर जैसे वैज्ञानिकों ने इसी क्रम विकास पर आधारित प्राकृतिक प्रणाली यानी नेचुरल सिस्टम पर बहुत जोर दिया। और ये वर्गीकरण करना मतलब क्लासिफाई करना, इसके फायदे क्या हैं? क्यों जरूरी है ये? अरे, इसके तो कई फायदे हैं। पहला तो यही कि इतनी लाखों प्रजातियों का अध्ययन आसान हो जाता है। हाँ, वो तो है। दूसरा, अगर हम एक ग्रुप के कुछ प्राणियों को ठीक से समझ लें तो हमें उस पूरे ग्रुप के बारे में एक अंदाजा लग जाता है। सही। तीसरा, हमें ये पता चलता है कि अलग अलग प्राणी एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, मतलब उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, क्रम विकास कैसे हुआ, ये समझ आता है। चौथा, हम किसी भी नए मिले प्राणी की सटीक पहचान कर सकते हैं, उसे सही ग्रुप में रख सकते हैं। और पांचवा, ये समझने में मदद मिलती है कि प्राणी अपने आसपास के माहौल में रहने के लिए खुद को कैसे ढालते हैं, उनमें क्या अडैप्टेशंस होती हैं। ये तो काफी महत्वपूर्ण फायदे हैं। अच्छा, तो पारंपरिक रूप से मतलब पुराने तरीके से प्राणी जगत को किन दो बड़े हिस्सों में बांटा जाता था? वो नाम थोड़े मुश्किल लगते हैं। असमपृष्ठरज्जु। हाँ, असमपृष्ठरज्जु, नॉन कॉर्डेट्स, और समपृष्ठरज्जु, कॉर्डेट्स। नाम थोड़े भारी हैं, पर इनका आधार एक खास शारीरिक संरचना है। कौन सी? उसे कहते हैं पृष्ठरज्जु या अंग्रेजी में नोटोकॉर्ड। अच्छा, नोटोकॉर्ड। हाँ, तो जिन प्राणियों में ये नोटोकॉर्ड नहीं होता वो कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स या असमपृष्ठरज्जु। ठीक है। इनमें आमतौर पर जो तंत्रिका रज्जु होता है वो शरीर के निचले हिस्से में मतलब वेंट्रल साइड पर होता है और ठोस होता है। और अगर दिल हो तो वो अक्सर पीठ की तरफ मतलब डॉर्सल साइड पर होता है। ओके। और कॉर्डेट्स या समपृष्ठरज्जु वो प्राणी हैं जिनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में, चाहे वो भ्रूण अवस्था ही क्यों ना हो, नोटोकॉर्ड जरूर पाया जाता है। अच्छा, कभी ना कभी जरूर होता है। हाँ, और इनमें तंत्रिका रज्जु पीठ की तरफ यानी डॉर्सल होता है और खोखला होता है। और दिल वो शरीर के निचले हिस्से यानी वेंट्रल साइड में होता है, जैसे हम लोगों में। समझ गया। तो ये नोटोकॉर्ड का होना या ना होना, ये एक मुख्य अंतर है। बिल्कुल, ये एक बुनियादी फर्क है। वैसे वो रॉबर्ट विटेकर की 5 जगत वाली प्रणाली भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो शायद पहले ही पढ़ी होंगी। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। हाँ, वो तो पढ़ी है। लेकिन आज हम सिर्फ प्राणी जगत यानी किंगडम एनिमेलिया पर फोकस कर रहे हैं
और वो भी जो आजकल वर्गीकरण की नई प्रणाली इस्तेमाल होती है उसके हिसाब से। सही। तो ये जो नई प्रणाली है, खासकर बहुकोशिकीय प्राणियों के लिए, ये किन बातों पर आधारित है? पारंपरिक वाले से ज्यादा विस्तृत है ये? हाँ, ये ज्यादा विस्तृत है और कुछ और पक्के मानदंडों यानी क्राइटेरिया पर आधारित है। ये जानना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो वो कौन से नए मानदंड हैं जिनके आधार पर प्राणियों को अलग अलग समूह में रखा जाता है? यहीं से असली मजा शुरू होता है। हाँ, तो आधुनिक वर्गीकरण मुख्य रूप से 5 मानदंडों पर टिका है। पहला है शारीरिक संगठन का स्तर, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का स्तर मतलब प्राणी का शरीर किस लेवल तक बना हुआ है, क्या वो सिर्फ एक कोशिका है या कोशिकाओं का समूह है या ऊतक बन गए हैं या अंग या फिर पूरे अंग संस्थान। अच्छा, अलग अलग लेवल हैं। हाँ, सबसे सरल है जीव द्रव्य स्तर, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। इसमें एक ही कोशिका सारे काम करती है, जैसे अमीबा, पैरामेशियम। ठीक। फिर आता है कोशिका स्तर, सेल्यूलर ग्रेड। इसमें शरीर में कोशिकाएं तो बहुत सारी हैं, पर वो मिलकर ऊतक यानी टिश्यू नहीं बनाती। हर कोशिका अपना अपना काम थोड़ा बहुत करती है, जैसे पोरिफेरा संघ के स्पंज। ओके। अगला है कोशिका ऊतक स्तर, सेल टिश्यू ग्रेड। यहाँ कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, जैसे निडारिया संघ के प्राणी, हाइड्रा वगैरह। इससे और जटिल है ऊतक अंग स्तर, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। यहाँ ऊतक मिलकर अंग यानी ऑर्गन तो बनाते हैं, पर पूरे अंग संस्थान यानी ऑर्गन सिस्टम नहीं बने होते, जैसे प्लैटीहेलमिन्थिस संघ के चपटे कृमि। और सबसे विकसित वो है अंग संस्थान स्तर, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। यहाँ अलग अलग अंग मिलकर पूरे सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमारा पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। इसमें एनालिडा संघ से लेकर हम इंसानों तक, मतलब कॉर्डाटा तक, सभी प्राणी आते हैं। समझ गया। तो ये हो गया पहला मानदंड, शरीर की बनावट का लेवल। दूसरा क्या है? दूसरा है शारीरिक सम्मिति, बॉडी सिमेट्री। मतलब प्राणी के शरीर को हम कैसे बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा, सिमेट्री। हाँ, इसमें 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला असममित, मतलब शरीर का कोई नियमित आकार नहीं होता, उसे किसी भी तरह से 2 बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, जैसे अमीबा या कुछ स्पंज। ठीक। दूसरा अरिअसम्मिति, रेडियल सिमेट्री। इसमें शरीर को अगर बीच के सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली किसी भी खड़ी रेखा से काटें तो 2 बराबर हिस्से मिलेंगे, जैसे हाइड्रा या स्टारफिश। सोचे जैसे केक को काटते हैं। हाँ, केक वाला उदाहरण सही है। और तीसरा है द्विपार्श्व सम्मिति, बायलैटरल सिमेट्री। इसमें शरीर को सिर्फ एक ही काल्पनिक रेखा या अक्ष से 2 बराबर दाएं और बाएं हिस्सों में बांटा जा सकता है, मिरर्ड इमेजेस जैसे हम इंसान। बिल्कुल, कीड़े, मछली, पक्षी, हम इंसान, ज्यादातर प्राणी इसी तरह के होते हैं। ठीक है, तो संगठन का स्तर और सम्मिति हो गया। तीसरा मानदंड? तीसरा महत्वपूर्ण मानदंड है आद्य स्तर या जनन स्तर, जर्म लेयर्स। ये क्या है? जब भ्रूण यानी एम्ब्रियो विकसित हो रहा होता है तो उसमें कोशिकाओं की परतें बनती हैं। इन्हीं परतों से आगे चलकर शरीर के अलग अलग ऊतक और अंग बनते हैं। अच्छा, ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं। हाँ, इनके आधार पर प्राणियों को 2 समूहों में बांटा जाता है। एक है द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक, इनमें सिर्फ 2 जनन परतें होती हैं, सबसे बाहरी एक्टोडर्म और सबसे अंदरूनी एंडोडर्म, जैसे निडारिया संघ के प्राणी। सिर्फ 2 परतें? हाँ, और दूसरे हैं त्रिस्तरीय ट्राइप्लोब्लास्टिक। इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक तीसरी परत भी होती है, जिसे कहते हैं मीजोडर्म। हाँ, और प्लैटीहेलमिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक बाकी सभी विकसित प्राणी त्रिस्तरीय ही होते हैं। और ये मीजोडर्म ही आगे चलकर मांसपेशियां, हड्डियां, खून जैसे कई महत्वपूर्ण अंग और ऊतक बनाती है। तो ये मीजोडर्म का होना एक बड़ा एवोल्यूशनरी स्टेप है। बिल्कुल, इससे शरीर की बनावट और जटिल हो पाती है। ठीक है, चौथा मानदंड क्या है? ये भी जरूरी लगता है। बहुत जरूरी। चौथा है देह गुहा, बॉडी कैविटी, जिसे अंग्रेजी में सीलोम कहते हैं। ये शरीर की बाहरी दीवार और अंदर के पाचन नली जैसे अंगों के बीच की खाली जगह या गुहा होती है। शरीर के अंदर की खाली जगह? हाँ, अब ये गुहा है या नहीं, और अगर है तो कैसे बनी है, इसके आधार पर 3 तरह के प्राणी होते हैं। अच्छा। पहले देह गुहाहीन, एकोलोमेट, ए मतलब नहीं। इनमें कोई देह गुहा नहीं होती। बाहरी दीवार और अंदरूनी अंगों के बीच की जगह कोशिकाओं या ऊतकों से भरी होती है। शरीर ठोस होता है,
जैसे पोरिफेरा, निडारिया और प्लैटीहेलमिंथिस संघ। कोई कैविटी नहीं, ठीक। दूसरे कूट देह गुहाधारी, स्यूडोकोलोमेट। स्यूडो मतलब झूठा। इनमें देह गुहा जैसी जगह तो होती है, पर वो असली नहीं होती, क्योंकि वो मीसोडर्म से पूरी तरह घिरी हुई या बनी हुई नहीं होती। वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बस एक खाली जगह जैसी होती है, जैसे एस्कलमिंथिस संघ के गोल कृमि। झूठी गुहा, ठीक है। और तीसरे सत्य देह गुहाधारी, यूकोलोमेट। यू मतलब सच्ची। इनमें असली देह गुहा होती है, जो मीसोडर्म परत के फटने या उससे बनने वाली थैलियों से बनती है और पूरी तरह मीसोडर्म से घिरी होती है। अच्छा, ये है असली वाली। हाँ, एनेलिडा संघ से लेकर कॉर्डेटा तक सभी प्राणी इसी समूह में आते हैं। इस देह गुहा यानी सीलोम में ही हमारे आंतरिक अंग सुरक्षित रहते हैं और उन्हें हिलने डुलने और विकसित होने की जगह मिलती है। समझ गया। ये सीलोम वाला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। और पांचवा और आखिरी मानदंड? पांचवा है खंडीभवन, बॉडी सेगमेंटेशन। मतलब शरीर का छोटे छोटे एक जैसे दिखने वाले खंडों या सेगमेंट्स में बटा होना। ये बाहर से भी दिख सकता है और अंदर से भी हो सकता है, जैसे केंचुए में होता है। बिल्कुल। केचवा जो एनेलिडा संघ का है और कॉकरोच जो आर्थ्रोपोडा संघ का है, इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। उनमें आप शरीर को साफ साफ खंडों में बटा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 5 मुख्य मानदंड। संगठन का स्तर, सम्मिति, जनन स्तर, देह गुहा और खंडीभवन। इन्हीं के आधार पर प्राणियों को अलग अलग समूहों या संघों, फाइला में रखा गया है। बिल्कुल। चलिए, अब इन्हीं मानदंडों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रमुख प्राणी संघों, फाइला को एक एक करके देखते हैं। बिल्कुल। पहले नॉन कॉर्डेट्स की बात करते हैं, क्योंकि इनमें विविधता बहुत है और परीक्षा के लिए भी यह बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नॉन कॉर्डेट्स में पहला और सबसे सरल संघ है पोरिफेरा। पोरिफेरा मतलब छेद वाले। हाँ बिल्कुल, पोर बेरिंग एनिमल्स। इन्हें आमतौर पर हम स्पॉन्ज कहते हैं। इनका शारीरिक संगठन सबसे सरल यानी कोशिकीय स्तर का होता है। सेल्यूलर ग्रेड। हाँ, ऊतक नहीं बनते। अच्छा। शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। इनसे पानी अंदर आता है। और एक या कुछ बड़े छेद होते हैं, ऑस्क्यूलम, जिनसे पानी बाहर निकलता है। तो बहाव जरूरी है इनके लिए। हाँ, उसी से ये भोजन और ऑक्सीजन लेते हैं। इनके अंदर खास तरह की कोशिकाएं होती हैं, कॉलर कोशिकाएं, कॉलर सेल्स, जो पानी के बहाव को बनाए रखने और भोजन पकड़ने में मदद करती हैं। इनमें कंकाल कंटकाओं या स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का बना हो सकता है। और ये मिलते कहाँ हैं? ज्यादातर समुद्र में मिलते हैं, कुछ ताजे पानी में भी। उदाहरण याद रखने चाहिए, साइकॉन, यूस्पोंजिया, जिसे हम बाथ स्पंज भी कहते हैं। ठीक है, स्पंज के बाद इनसे थोड़े ज्यादा विकसित कौन से हैं? अगला संघ है सिलेंड्रेटा, या इसका ज्यादा आधुनिक नाम है निडारिया। निडारिया, ये नाम क्यों? क्योंकि इनकी सबसे खास पहचान है इनमें मौजूद दंश कोशिकाएं, स्टिंगिंग सेल्स, जिन्हें निडोब्लास्ट्स या निडोसाइट्स कहते हैं। इन्हीं से ये अपना बचाव करते हैं और शिकार पकड़ते हैं। अच्छा, डंक मारने वाली कोशिका। हाँ। इनका संगठन कोशिका ऊतक स्तर, सेल टिश्यू ग्रेड का है। इनमें अरीय सम्मिति होती है और याद कीजिए ये द्विस्तरीय होते हैं, मतलब सिर्फ 2 जनन परतें। इनके शरीर के बीच में गुहा होती है, सिलेंटेरॉन, जो पाचन और परिसंचरण दोनों का काम करती है। इनके 2 मुख्य रूप हो सकते हैं, पॉलिप जो बेलनाकार होता है और एक जगह जुड़ा रहता है जैसे हाइड्रा, और मेड्यूसा जो छतरी जैसा होता है और तैरता रहता है जैसे जेलीफिश। हाइड्रा और जेलीफिश इसके उदाहरण हैं। हाँ, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा, कोरल्स इसी संघ में आते हैं। और हाँ, मूंगे जो चट्टाने बनाते हैं वो समुद्री पर्यावरण के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, निडारिया के बाद फिर आते हैं प्लैटीहेलमिंथीज। प्लैटी मतलब चपटा, हेलमिंथ मतलब कृमि। तो ये है चपटे कृमि। चपटे कृमि। इनका शरीर ऊपर से नीचे की ओर चपटा होता है, फीते जैसा। संगठन का स्तर ऊतक अंग ग्रेड का होता है। इनमें द्विपार्श्व सम्मिति, बायलैटरल सिमेट्री होती है और ये त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अच्छा, ये त्रिस्तरीय हैं। हाँ, लेकिन याद रखिए ये देह गुहाहीन होते हैं। इनमें सीलोम नहीं होता। ठीक। इनमें से ज्यादातर परजीवी पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर में या उन पर रहते हैं, जैसे लिवर फ्लूक, टेपवर्म, फीता कृमि। कुछ स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं, जैसे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, उसमें कुछ खास बात है? हाँ, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की गजब की क्षमता होती है।
अगर उसके टुकड़े कर दिए जाएं, तो हर टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। अरे वाह, ये तो अद्भुत है ना? ज्यादातर प्लैटीहेल्मिन्थिस उभयलिंगी होते हैं, मतलब एक ही प्राणी में नर और मादा दोनों जनन अंग होते हैं। ठीक है। चपटे कृमियों के बाद गोल कृमि आते हैं क्या? बिल्कुल। अगला संघ है एस्केलमेंथिस, या इन्हें नेमाटोडा या गोल कृमि भी कहते हैं। गोल क्यों? क्योंकि अगर आप इनका क्रॉस सेक्शन देखें तो शरीर गोल दिखाई देता है। इनका संगठन अंग संस्थान स्तर का होता है। ये भी त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक और द्विपार्श्व सममित बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। और देह गुहा? यहीं पर एक महत्वपूर्ण अंतर है। ये कूट देह गुहाधारी सूडोसिलोमेट होते हैं। याद है ना, झूठी देह गुहा? हाँ, सूडोसिलम। इनके शरीर पर अक्सर एक मोटा मजबूत अकोशिकीय आवरण होता है, जिसे उपचर्म या क्यूटिकल कहते हैं, जो इनकी सुरक्षा करता है। ये भी परजीवी होते हैं? हाँ, इनमें से भी बहुत सारे परजीवी हैं, जैसे एस्करिस जो पेट का कीड़ा कहलाता है, वुचरेरिया जो फाइलेरिया या हाथी पांव रोग फैलाता है, और एक लोआ लोआ भी है जिसे आंख का कृमि कहते हैं। बाप रे। ये आमतौर पर एक लिंगी होते हैं, मतलब नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब उन प्राणियों की बात करते हैं जिनका शरीर खंडों में बटा होता है, जैसे केंचुआ। हाँ, वो आते हैं संघ एनेलिडा में। एनुलस का मतलब होता है छल्ला या रिंग। इनका शरीर लंबा होता है और बाहर से साफ साफ कई छल्लों या खंडों सेगमेंट्स में बटा होता है। इस तरह के खंडी भवन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। अच्छा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। हाँ, इनका संगठन अंग संस्थान स्तर का है। ये त्रिस्तरीय, द्विपार्श्व सम्मित और हाँ, ये सत्य देह गुहाधारी यूकोलिमेट होते हैं। इनमें असली सीलोम होता है। और ये चलते कैसे हैं? चलने के लिए इनमें या तो छोटे बाल जैसे दृढ़ रोम सेटे या चैटाई होते हैं, या फिर मांसल उभार जैसे परापाद होते हैं, जैसे नेरीस में। केचुए में दृढ़ रोम होते हैं। केचुआ तो किसान का मित्र कहलाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो मिट्टी को पोली और उपजाऊ बनाता है। दूसरे उदाहरण हैं जोंक, लीच जो खून चूसती है, और नेरीस जो समुद्र में मिलता है। ठीक है, अब आते हैं उस संघ पर जिसमें सबसे ज्यादा प्राणी है। मेरा अंदाजा सही है? आर्थ्रोपोडा। बिल्कुल सही। संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोस मतलब जुड़ा हुआ, पोडा मतलब पैर। तो ये है संधिपाद प्राणी। जुड़े हुए पैर। हाँ, इनके पैर खंडों से मिलकर बने होते हैं और उनमें जोड़ होते हैं। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों में से लगभग 80% इसी संघ के हैं। 80%? बाप रे। हाँ, इनमें कीड़े मकोड़े, मकड़िया, बिच्छू, केकड़े, झींगे, कनखजूरे सब आते हैं। ये आपको हर जगह मिलेंगे, जमीन पर, पानी में, हवा में। इनकी सफलता का राज क्या है? कई बातें हैं। एक तो इनका काइटिन का बना हुआ मजबूत भारी कंकाल एक्सोस्केलेटन, जो इन्हें सुरक्षा देता है और पानी के नुकसान से बचाता है। दूसरा, इनके जुड़े हुए पैर जो अलग अलग काम के लिए बदल गए हैं। तीसरा, इनका विकसित तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंग। इनका संगठन कैसा होता है? ये त्रिस्तरीय, द्विपार्श्व, सम्मित और सत्य देह गुहाधारी होते हैं। सीलोम, हालांकि खून से भरी गुहा, हीमोसील में बदल जाता है। शरीर अक्सर सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। उदाहरण तो अनगिनत होंगे। हाँ, तितली, कॉकरोच, मधुमक्खी, मच्छर, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा, झींगा, लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? वो है संघ मोलस्का। मोलस मतलब कोमल। इनका शरीर बहुत कोमल और बिना खंडों वाला होता है। कोमल शरीर वाले। हाँ, ये दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। इनमें भी बहुत विविधता है। ज्यादातर समुद्री होते हैं, पर कुछ ताजे पानी में और जमीन पर भी मिलते हैं। क्या इनमें कवच होता है? ज्यादातर में होता है। इनके शरीर के ऊपर एक मांसल परत होती है जिसे प्रावार या मैंटल कहते हैं। यही मैंटल कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कठोर कवच या शेल स्रावित करता है, जो इनकी सुरक्षा करता है। अच्छा, मैंटल कवच बनाता है। हाँ, इनका शरीर भी त्रिस्तरीय, द्विपार्श्व सम्मित, हालांकि कुछ में ये बदल जाता है, और सत्य देह गुहाधारी होता है। शरीर आमतौर पर 3 भागों में बटा होता है। सिर, एक मांसल पैर चलने के लिए, और एक आंतरांग संहति जिसमें सारे अंग होते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे घोंगा, स्नेल, सीप या द्विकपाटी शिंपले, बायवाल्व्स जिससे मोती भी मिलते हैं, स्क्विड, कटल फिश, और हाँ, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, उसमें तो कवच नहीं होता? हाँ, ऑक्टोपस में बाहरी कवच नहीं होता, पर वो बहुत बुद्धिमान माना जाता है। दिलचस्प।
मोलस्का के बाद अगला संघ है एकाइनोडर्माटा। एकाइनोज मतलब कांटेदार, डर्मा मतलब त्वचा। तो ये है कंटक चर्मी या कांटेदार चमड़ी वाले प्राणी। कांटेदार चमड़ी। हाँ, इनकी त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे या प्लेट्स होती हैं। ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ समुद्र में मिलते हैं। अच्छा, सिर्फ समुद्री? हाँ, इनकी एक और खास बात है सम्मिति को लेकर। इनके वयस्क में अरीय सम्मिति होती है, आमतौर पर पंच अरीय, मतलब शरीर 5 बराबर हिस्सों में बटा होता है। लेकिन इनका लार्वा द्विपार्श्व सम्मित होता है। ये तो अजीब बात है, लार्वा अलग, वयस्क अलग। हाँ, ये इनके विकास की कहानी बताता है। ये भी त्रिस्तरीय और सत्य देह गुहाधारी होते हैं। इनमें एक अनोखा जल संवहन तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, जिससे जुड़ी नालपाद या ट्यूब फीट होती हैं। ट्यूब फीट, वो क्या करते हैं? ये ट्यूब फीट पानी के दबाव से काम करती हैं और चलने, फिरने, भोजन पकड़ने और सांस लेने में मदद करती हैं। कमाल है। इनमें भी पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता होती है। अगर स्टारफिश की एक भुजा कट जाए, अगर सेंट्रल डिस्क का हिस्सा साथ हो, तो वो पूरी भुजा दोबारा उगा सकती है। गजब। उदाहरण? तारा मछली, समुद्री अर्चिन, ब्रिटल स्टार, समुद्री ककड़ी, फेदर स्टार। अब नॉन कॉर्डेट्स का शायद आखिरी प्रमुख संघ। हाँ, वो है संघ हेमीकॉर्डाटा। हेमी मतलब आधा, कॉर्डाटा मतलब कॉर्डेट। इन्हें पहले कॉर्डेटा संघ का ही एक उपसंघ माना जाता था, पर अब इन्हें एक अलग नॉन कॉर्डेट संघ मानते हैं। आधा कॉर्डेट, ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें कुछ लक्षण कॉर्डेट्स जैसे होते हैं और कुछ नॉन कॉर्डेट्स जैसे। इनमें ग्रसनी मतलब फेरिंग्स में क्लोम छिद्र होते हैं, जैसे कॉर्डेट्स में होते हैं, लेकिन इनमें कॉर्डेट्स की तरह असली नोटोकॉर्ड नहीं होता। पहले माना जाता था कि इनके शुंड वाले भाग में एक संरचना नोटोकॉर्ड जैसी है, पर अब वो बात सही नहीं मानी जाती। तो ये बीच की कड़ी जैसे है? हाँ, इन्हें नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच की एक संयोजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, जो इवोल्यूशन को समझने में मदद करता है। इनका शरीर नरम, कृमि जैसा होता है और 3 भागों में बटा होता है: शुंड, प्रोबोसिस, कॉलर और धड़। ये सभी समुद्री होते हैं। उदाहरण? बैलेनोग्लॉसिस, जिसे एकॉन वॉर्म भी कहते हैं, और सैकोग्लॉसिस। वाह, तो ये थे प्रमुख नॉन कॉर्डेट संघ। काफी विविधता है इनमें। बहुत ज्यादा। सरल स्पॉन्ज से लेकर जटिल ऑक्टोपस और स्टारफिश तक। अब आते हैं उस समूह पर जिसमें हम इंसान भी आते हैं, कॉर्डेट्स या संपृष्ठ रज्जु प्राणी। इनकी क्या खास पहचान है, एक बार फिर से बताइए। हाँ, सभी कॉर्डेट्स में उनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में ये 4 मुख्य लक्षण जरूर पाए जाते हैं। पहला, पृष्ठ रज्जु का होना। दूसरा, ग्रसनी कपाट छिद्र का होना। तीसरा, पीठ की तरफ एक पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु का होना। चौथा, दिल का शरीर के निचले यानी अधर तल पर होना। ये 4 लक्षण जरूरी हैं। हाँ, अब कॉर्डेटा संघ को आगे 3 उपसंघों में बांटा गया है। 3 उपसंघ कौन कौन से? पहला है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा की पूंछ में पाया जाता है, वयस्क में नहीं। ये समुद्री होते हैं और इनके शरीर पर एक खोल जैसा आवरण होता है, जिसे ट्यूनिक कहते हैं। उदाहरण, हर्डमानिया डोलियोलम। सिर्फ लार्वा की पूंछ में नोटोकॉर्ड? ठीक। दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलो मतलब सिर। इनमें नोटोकॉर्ड सिर से लेकर पूंछ तक फैला होता है और जीवन भर बना रहता है। ये भी समुद्री होते हैं और मछली जैसे दिखते हैं। उदाहरण, एम्फिऑक्सिस या लेंसलेट। सिर से पूंछ तक और जीवन भर। ओके। और तीसरा उपसंघ? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपसंघ है वर्टिब्रेटा या क्रेनियाइटा। वर्टिब्रेटा, यही वो समूह है जिसे हम आमतौर पर रीढ़ की हड्डी वाले जंतु कहते हैं, है ना? बिल्कुल। वर्टिब्रेटा में भ्रूण अवस्था का नोटोकॉर्ड बाद में उपास्थि या अस्थि से बनी कशेरुकाओं यानी कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। अच्छा, नोटोकॉर्ड की जगह रीढ़ की हड्डी आ जाती है। हाँ, और इनमें एक विकसित मस्तिष्क ब्रेन होता है, जो एक हड्डी के बने डिब्बे क्रेनियम या खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। इसीलिए इन्हें क्रानिएटा भी कहते हैं। समझ गया। अब इसी वर्टिब्रेटा उपसंघ को आगे वर्गों में बांटा गया है। हाँ,
वर्टिब्रेटा को मुख्य रूप से 6 वर्गों में बांटा गया है और ये वर्ग परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फिर एक एक करके इन वर्गों पर भी नजर डालते हैं। पहला कौन सा है? पहला वर्ग है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लो मतलब गोल, स्टोमा मतलब मुंह। ये जबड़े रहित वर्टिब्रेट हैं। बिना जबड़ों वाले। हाँ, ये सबसे आदिम या प्रिमिटिव वर्टिब्रेट माने जाते हैं। इनका मुंह गोल होता है और चूसने वाला सकिंग टाइप जिसमें दांत होते हैं। शरीर लंबा ईल जैसा होता है, त्वचा चिकनी होती है, उस पे शल्क या स्केल्स नहीं होते। अंतःकंकाल कार्टिलेज का बना होता है। ये क्या खाते हैं? ये अक्सर दूसरी मछलियों पर बाहरी परजीवी एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, उनका खून चूसते हैं। उदाहरण पेट्रोमाइजोन जिसे लैम्प्रे कहते हैं और मिक्जीन जिसे हैग फिश कहते हैं। ठीक है। साइक्लोस्टोमाटा के बाद फिर आती हैं असली मछलियां, वर्ग पिसीज यानी मत्स्य वर्ग। ये जबड़े वाले जॉड वर्टिब्रेट्स हैं। मछलियां? हाँ, ये पूरी तरह से जलीय होती हैं। सांस लेने के लिए इनमें क्लोम या गलफड़े गिल्स होते हैं। तैरने के लिए इनमें युग्मित ये पैड और अयुग्मित अनपैड पंख या फिन्स होते हैं। शरीर आमतौर पर धारा रेखित या तर्कुरूप स्ट्रीमलाइंड होता है, पानी में आसानी से तैरने के लिए। और त्वचा पर आमतौर पर शल्क पाए जाते हैं। ये असमतापी या कोल्ड ब्लडेड होती हैं, मतलब इनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के साथ बदलता रहता है। इनमें भी प्रकार होते हैं? हाँ, मछलियों को मुख्य रूप से 2 समूहों में बांटा जाता है। उपास्थि वाली मछलियां कार्टिलेजिनस फिशेस जिनका कंकाल कार्टिलेज का बना होता है, जैसे शार्क, स्टिंगरे। और अस्थि वाली मछलियां बोनी फिशेस जिनका कंकाल हड्डी का बना होता है, जैसे रोहू, कतला, पॉम्फ्रेट, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। ठीक है। मछलियों के बाद कौन सा वर्ग आता है जो पानी से बाहर भी निकल सके? वो है वर्ग एम्फीबिया। एम्फी मतलब दोहरा, बायोस मतलब जीवन। ये उभयचर प्राणी हैं जो अपना जीवन पानी और जमीन दोनों पर बिता सकते हैं। दोहरा जीवन? हाँ, ये पानी में अंडे देते हैं और इनका लार्वा जैसे मेंढक का टैडपोल पानी में रहता है और गलफड़ों से सांस लेता है। लेकिन वयस्क आमतौर पर जमीन पर रहते हैं, हालांकि पानी के आसपास, और फेफड़ों से सांस लेते हैं। त्वचा कैसी होती है इनकी? त्वचा नम और चिकनी होती है, जिस पर श्लेष्म ग्रंथियां म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। शल्क नहीं होते। इनकी नम त्वचा भी सांस लेने में मदद करती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये भी असमतापी यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं, कुछ अपवाद छोड़कर। बाहरी कान नहीं होते, पर एक कर्णपटल यानी टिम्पैनम होता है। उदाहरण? मेंढक, फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, न्यूट। ठीक है। अब वो प्राणी जो पूरी तरह जमीन पर रहने के लिए अनुकूलित हो गए, वो है वर्ग रेप्टिलिया यानी सरीसृप वर्ग। रेपेरे मतलब रेंगना। ये रेंग कर चलने वाले प्राणी है। इन्हें पहला वास्तविक स्थलीय कशेरुकी फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स माना जाता है। पहले जमीनी वर्टिब्रेट्स? हाँ, ये जमीन पर अंडे देते हैं, जिनके ऊपर एक कठोर कवच होता है। त्वचा सूखी होती है और उस पर शल्क या श्रृंगी प्लेट्स, होनी स्केल्स और स्क्यूट्स होती हैं जो पानी के नुकसान को रोकती हैं। ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। ये भी असमतापी होते हैं। ज्यादातर में 2 जोड़ी पैर होते हैं, पर सांपों में नहीं होते। उंगलियों पर नाखून, क्लॉज होते हैं। उदाहरण क्या है रेप्टिलिया के? कछुआ, टर्टल टॉर्टिस, छिपकली, लिजर्ड, गिरगिट, कमीलियन, सांप, स्नेक, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, घड़ियाल। ठीक है। अब तक हमने असमतापी वर्गों की बात की। अब गर्म खून वाले? हाँ, अब आते हैं समतापी होम्योथर्म्स, वार्म ब्लडेड वर्गों पर, जो अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रख सकते हैं, चाहे बाहर का तापमान कुछ भी हो। पहला ऐसा वर्ग है एविज यानी पक्षी वर्ग। पक्षी? हाँ, इनका सबसे विशिष्ट लक्षण है इनके शरीर का परों से ढका होना। इनके आगे के पैर उड़ने के लिए पंखों में बदल जाते हैं, कुछ न उड़ने वाले पक्षियों को छोड़कर, जैसे शुतुरमुर्ग, पेंगुइन। और क्या खासियत है इनकी? इनका शरीर उड़ने के लिए हल्का होता है। हड्डियां खोखलियां, न्यूमैटिक बोन्स होती हैं। जबड़े चोंच में बदल जाते हैं। दांत नहीं होते। ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। दिल 4 कक्षों वाला होता है। ये अंडे देते हैं। उदाहरण तो बहुत हैं। हाँ, कबूतर, तोता, मोर, कौवा, चील, गौरैया, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग सब इसी में आते हैं। और अब आखिरी वर्ग जिसमें हम भी शामिल हैं। बिल्कुल। आखिरी और सबसे विकसित वर्ग है मैमेलिया यानी सस्तन प्राणी वर्ग। सस्तन? इनका नाम मैमल्स इसलिए पड़ा क्योंकि मादाओं में दुग्ध ग्रंथियां, मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे वो अपने नवजात बच्चों को पोषण देने के लिए दूध उत्पन्न करती हैं।
ये इनका सबसे अनोखा और महत्वपूर्ण लक्षण है। हाँ, ये तो खास बात है। ये भी समतापी होते हैं। शरीर पर बाल या फर पाए जाते हैं जो तापमान नियंत्रण में मदद करते हैं। ज्यादातर में बाहरी कान यानी कर्णपल्लव उपस्थित होते हैं। दिल 4 कक्षों वाला होता है। और ये बच्चे पैदा करते हैं। ज्यादातर मैमल्स बच्चे पैदा करते हैं, विविपैरस, लेकिन कुछ अंडे भी देते हैं, जैसे प्लैटिपस और एकिडना। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। दांत अलग अलग तरह के होते हैं, हेट्रोडोंट। उदाहरण क्या होंगे? अरे, इसमें तो बहुत विविधता है। चूहे से लेकर हाथी तक, पानी में रहने वाली व्हेल और डॉल्फिन, उड़ने वाला चमगादड़, कंगारू, बंदर, बिल्ली, कुत्ता, गाय और हम इंसान, सब मैमल्स हैं। वाकई ये तो कमाल का सफर रहा, एक कोशिकीय जीव से लेकर हम इंसानों तक। तो अगर हम खास तौर पर एसएससी बोर्ड परीक्षा की बात करें, क्योंकि हमने शुरू में कहा था ये महत्वपूर्ण है, तो क्या चीजें हैं जो छात्रों को बिल्कुल पक्की कर लेनी चाहिए? देखिए, मेरी सलाह यही रहेगी कि सबसे पहले तो वर्गीकरण के जो 5 मानदंड हमने डिस्कस किए, संगठन का स्तर, सम्मिति, जनन स्तर, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, देह गुहा, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट और खंडी भवन, इनको बहुत अच्छी तरह समझ लें। इनकी परिभाषा और उदाहरण पता होने चाहिए। हाँ, ये 5 आधार। बिल्कुल। फिर हर संघ, खासकर नॉन कॉर्डेट्स के जो हमने देखे, पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक, उनकी कम से कम 2 मुख्य पहचान वाली विशेषताएं और उनका 1 या 2 आम उदाहरण जरूर याद रखें। विशेषताएं और उदाहरण? हाँ, जैसे पॉरीफेरा में ऑस्टिया ऑस्क्यूलम और कॉलर कोशिकाएं, निडारिया में दंश कोशिकाएं और अरिये सम्मिति, प्लैटीहेलमिन्थिस का चपटा शरीर और देह गुहाहीन होना, एस्केलमेंथिस में कूट देह गुहा, एनीलीडा में असली खंडी भवन, आर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा संघ है में जुड़े पैर और काइटिन का बाहरी कंकाल, मुलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ का कोमल शरीर और मेंटल कवच, इकाइनोडर्माटा के कांटेदार त्वचा और नालपाद और सिर समुद्री होना, और हेमिकॉर्डेटा का संयोजक कड़ी होना। ये पॉइंट्स जरूर याद रखें। और कॉर्डेट्स में? कॉर्डेट्स के वो 4 मुख्य लक्षण पता होने चाहिए। और फिर वर्टिब्रेटा के जो 6 वर्ग हैं, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित, पिसीज मछलियां, गलफड़े शल्क, एम्फीबिया उभयचर नम त्वचा दोहरा जीवन, रेप्टिलिया सरीसृप सूखी शल्कीय त्वचा जमीनी अंडे, एविज पक्षी पर पंख समतापी, और ममेलिया स्तनी दुग्ध ग्रंथि बाल समतापी। इनकी भी मुख्य विशेषताएं और 1-2 उदाहरण पता हो। नोटोकॉर्ड, सीलोम जैसे शब्द स्पष्ट होने चाहिए। बिल्कुल। और कभी कभी वो खास बातें पूछ लेते हैं, जैसे प्लेनेरिया या स्टाफिश में पुनर्जनन, या मूंगों का महत्व, या केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं, सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, मोलस्का। इस तरह के तथ्य भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। समझ गया। तो ये मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना है। वाकई ये वर्गीकरण सिर्फ नामों की लिस्ट रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पृथ्वी पर जीवन कितना विविध है और कैसे ये सब एक दूसरे से एवोल्यूशन के जरिए जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन समूहों और उनके लक्षणों को समझना हमें न केवल इन अनगिनत प्राणियों को पहचानने और उनके बारे में जानने में मदद करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि लाखों करोड़ों सालों में जीवन कैसे विकसित हुआ है, कैसे अलग अलग परिस्थितियों में जीने के लिए प्राणियों ने खुद को ढाला है। ये तो जीवन की पूरी कहानी को पढ़ने जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्गीकरण एक तरह का नक्शा है, या कह सकते हैं एक ढांचा है जो हमें जीव विज्ञान की इस विशाल दुनिया में रास्ता दिखाता है और जीवन को समझने में मदद करता है। एकदम सही। और इस नक्शे के बारे में सोचते हुए एक विचार मन में आता है। क्या? हमने लाखों प्रजातियों को खोजा है, पहचाना है, वर्गीकृत किया है, पर वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी भी शायद इससे कहीं ज्यादा लाखों प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं, खासकर गहरे समुद्रों की अथाह गहराइयों में या अमेज़न जैसे घने वर्षावनों के अनदेखे कोनों में। हाँ, ये तो संभव है। तो सोचिए, जीवन के इस विशाल वृक्ष की कोई नई अनदेखी शाखा या कोई और हैरान कर देने वाली संयोजक कड़ी भविष्य में हमें कहाँ मिल सकती है? कौन से अद्भुत रिश्ते और रहस्य अभी प्रकृति में खुलने बाकी हैं? सच में ये सोचने वाली बात है, बहुत दिलचस्प। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत समाप्त करते हैं। अगली बार तक सीखते रहें और खोजते रहें। नमस्कार। नमस्कार।